नेताओं को तो अपने फैसले का इंतजार करना होगा 16 मई तक, लेकिन आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आज पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी कतारों ने यह बता दिया है देश के नेताओं को कि जनता अब सिर्फ इस बात में यकीन रखती है कि अपने वोट का वो इस्तेमाल करेगी, अपनी ताकत का लोकतंत्र में इस्तेमाल करेगी और हर फैसले को जो सत्ता के लिए निर्धारित किया जाता है अपने हाथों से, अपने नाखून के निशान से वो करेगी। जी हाँ, आज नाखून पर स्याही लगाने वालों की जैसे आज उबार आ गया, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जिन 91 सीटों पर वोटिंग हुई है, ज्यादातर लोगों ने आज वोटिंग के लिए अपना, आप कह सकते हैं, उन्होंने वक्त निकाला। छुट्टी का दिन रहता है और हमेशा ये कहा जाता है कि जो पॉश लोग होते हैं, जो पॉश इलाके हैं, चाहे चंडीगढ़ देखिए, ये हम आपको बताते हैं 91 रिपोर्टर 91 सीटों पर आज लगातार बने रहे, आज तक के चप्पे चप्पे की खबर आपको दिन भर देते रहे और शाम होते हमने उन तमाम खबरों को जोड़ा है, इकट्ठा किया है और अब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से पैमाना रहा, वोटिंग रही और क्या नजरिया रहा आज के वोटर्स का। आप इससे अंदाजा लगाइए, 74% के आसपास तक वोटिंग गई है कई जगहों पे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जोश और जुनून आज तक के रिपोर्टर्स और आज तक की कवरेज ने दिखाया, वही जोश और जुनून आपने दिखाया। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर अगर आज की कहीं से रही है तो वो बनारस। जी हां, काशी के कुरुक्षेत्र में फिर नया मोड़, और वो नया मोड़ ये कि मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौमी एकता दल से उनके लड़ने का मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी या फिर ध्रुवीकरण की जो तस्वीर बनती वो अलग तरीके से। 4 चेहरे आपके पीछे आपको हम दिखा दें। मुख्तार अंसारी, ये अजय राय साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पिछली बार भी उम्मीदवार थे, तीसरे नंबर पर रहे थे 17% वोटों के साथ। इधर आपको हम दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी का चेहरा। जी हां, वो तो अब लड़ेंगे ही वहां से। अरविंद केजरीवाल भी उनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ेंगे तो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की पार्टी है कौमी एकता दल। कहा जा रहा था कि वोटों के विभाजन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए क्या इस्तेमाल होंगे मुख्तार अंसारी, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हो सकता है समाजवादी या कांग्रेस या फिर अरविंद केजरीवाल का वो साथ दे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या नरेंद्र मोदी घिर सकते हैं? याद रखिए, देवालयों की नगरी चुनी है नरेंद्र मोदी ने, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा सामने लाने के लिए, ये मानते हैं विशेषज्ञ। लेकिन इसी बीच मुख्तार अंसारी का आज ऐलान कर देना, उनकी पार्टी की तरफ से, उनके भाई की तरफ से ऐलान हो जाना कि वो चुनाव में नहीं लड़ेंगे, लगभग तस्वीर आप समझ लीजिए कि बनारस की बेहद दिलचस्प हो चुकी है। लेकिन अब बनारस की जनता को तय करना है कि क्या ये जो आखिरी फेज में अब चुनावों के पहले ध्रुवीकरण के लिए कोशिश हो रही है, क्या वो उसके शिकार होंगे? बनारस बटेगा या फिर नहीं बटेगा? क्योंकि बनारसी साड़ी और बनारसी पान के नजरिए से अगर समझें और सोचें तो हमेशा वहां पर एक सौहार्द के साथ लोग रहे हैं, बनारस को कभी भी कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि चुनावों के वक्त पर बनारस हिंदू मुसलमान हो जाता है। अब ये वहां की जनता को समझना है। इतने सालों तक जो तमाम सांसद रहे, किसने क्या विकास का किया, किनसे उन्हें है उम्मीद। तो कुल मिलाकर अब आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि मुख्तार अंसारी का अचानक से हट जाना कैसे बनारस की इस पृष्ठभूमि में एक बड़े आप फैसले की तरह से देख सकते हैं और कैसे तस्वीर इसके बाद बदलेगी। देश की नजरें दिल्ली के तख्त पर हैं और दिल्ली की नजर काशी पर। शिव के संसार में 16वीं लोकसभा का सबसे बड़ा घमासान जो मचा है। यहां से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। काशी के इस कुरुक्षेत्र में मोदी का सामना जिन रणबांकुरों से होगा, उनमें से एक योद्धा ने हथियार डाल दिया। जी हां, खबर आ चुकी है कि कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। अब यहाँ बनारस से ये फाइनल हो गया कि आप लोग नहीं लड़ रहे? एकदम नहीं लड़ेंगे और अभी भी मोदी को हराने का हौसला रखते हैं। लड़के नहीं हराएंगे, ये निर्णय किसी का समर्थन करके। अब राजनीति का बदलता मिजाज ये तय करेगा कि मुख्तार का बदला हुआ रुख चुनाव पर क्या असर डालेगा। जिस दिन ये तय हुआ कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन से वाराणसी संसदीय सीट सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई। राजनीति की गर्माहट तब और बढ़ गई जब मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आ धमके। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए?
वैसे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई दिग्गजों के नाम पर माथापच्ची करने के बाद कांग्रेस ने भी अपने एक स्थानीय नेता अजय राय के नाम पर दांव खेल दिया। ऐसे में सवाल है कि मोदी के खिलाफ वोटों की लामबंदी के लिए मुख्तार अंसारी की पार्टी किसे सपोर्ट करेगी। अब सवाल है कि कौमी एकता दल का समर्थन किसे मिलेगा। क्या मुख्तार अंसारी कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे? क्या मुख्तार की पार्टी समाजवादी पार्टी या बीएसपी में किसी उम्मीदवार का समर्थन करेगी, या अंसारी बंधुओं के जहन में अरविंद केजरीवाल तैर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात से काशी तक मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन सवालों पर से सस्पेंस का पर्दा तो जल्द ही हट जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि काशी के कुरुक्षेत्र में चलने वाला चुनावी महाभारत एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। नीतीश पांडे, वाराणसी, आज तक। मुख्तार अंसारी पिछली बार बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, तब भी उन्होंने जबरदस्त मुकाबला दिया था, दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इनकी पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में इस पूरे इलाके में है, और यह माना जाता है कि जो मुस्लिम मतदाता इस पूरे इलाके में है, 2.5 लाख से 3 लाख मुस्लिम मतदाता है बनारस में, उसमें उनकी अच्छी पैठ है। तो अगर वो किसी का भी साथ देते हैं, किसी अन्य उम्मीदवार का, कांग्रेस का या समाजवादी का या फिर अरविंद केजरीवाल का, तो उस उम्मीदवार की दावेदारी वाकई मजबूत हो जाएगी। काशी में नरेंद्र मोदी का शंखनाद हुआ तो टक्कर देने के लिए मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का इतिहास यह बताने के लिए काफी था कि अगर बनारस के मैदान में मुख्तार उतरे तो मोदी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। वाराणसी की फिजाओं में जब मोदी का नाम गूंजा तो मुख्तार का डर भी हर मोदी समर्थक ने यकीनन महसूस किया होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी ने अब यह ऐलान कर दिया है कि वाराणसी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब यह खबर मोदी समर्थकों के लिए कितना सुकून देने वाली है, यह तो उस वक्त तय होगा जब यह डॉन किसी का समर्थन नहीं करेगा। वाराणसी में बाहुबली मुख्तार अंसारी का जोर कितना है और क्यों है, यह आपको समझाएंगे। लेकिन अपराध की बुलंदी को छूने वाले मुख्तार अंसारी का इतिहास दर्जनों थानों में दर्ज है। मुख्तार अंसारी मौजूदा दिनों में जेल काट रहे हैं। बीजेपी विधायक की हत्या के आरोप में आगरा जेल में बंद हैं। चर्चा यही थी कि कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी वाराणसी में उम्मीदवार बन सकते हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वो वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी नहीं समझ रहे किसी को, अभी इसका अध्ययन करेंगे, अभी इस पे विचार करेंगे कि हम अपनी एनर्जी भी किसी के साथ लगाएं, अपना वोट भी उसके साथ जोड़ें, तो कम से कम वो टक्कर देने की स्थिति में हो जाए। और ये सुन लीजिए, निश्चित रूप से उसको समर्थन देंगे जो इनको पानी पिला देगा। अब सवाल ये है कि काशी के कुरुक्षेत्र में मुख्तार अंसारी इतने ताकतवर क्यों दिखाई दे रहे थे? क्यों बनारस में मोदी के खिलाफ मुख्तार अंसारी को मजबूत माना जा रहा था? तो सुनिए, ताल ठोककर मैदान में उतरने वाले मुख्तार अंसारी ने पूरी ठसक के साथ 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। वाराणसी से जीत तो मुरली मनोहर जोशी को मिली, लेकिन जोशी को जबरदस्त टक्कर देने वाले मुख्तार अंसारी ही थे। 2009 में मुख्तार अंसारी महज 17,087 वोटों से मुरली मनोहर जोशी से हारे। मुरली मनोहर जोशी को 2,03,122 वोट मिले और वोट शेयर रहा 30.52%। मुख्तार अंसारी को 1,85,911 वोट मिले और वोट शेयर रहा 27.94%। जबकि तीसरे नंबर पर थे समाजवादी पार्टी के अजय राय। अजय राय को 1,23,874 वोट मिले और वोट शेयर रहा 18.61%। वही अजय राय जिनको कांग्रेस ने इस बार मोदी के खिलाफ टिकट दिया है। मुख्तार अंसारी तो काशी के कुरुक्षेत्र में नहीं होंगे, लेकिन अजय राय पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। वाराणसी में इस बार अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या मुख्तार अंसारी मोदी के खिलाफ किसी का समर्थन भी करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो वो कौन होगा, कांग्रेस या फिर केजरीवाल? लेकिन काशी के कुरुक्षेत्र में घमासान जोरदार दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। काशी के रण में
अब लड़ाई होगी किसमें, ये सबसे दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को उतारा है, उधर अरविंद केजरीवाल बेताब है। अजय राय के बारे में जरा आपको जानकारी दे दे। अलग अलग पार्टियों में घूमते रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी में भी थे, निर्दलीय रहे, समाजवादी पार्टी में भी गए, अब कांग्रेस पार्टी में पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार भी बहुत डरा रहे थे, कह रहे थे अगर दिग्विजय सिंह या आनंद शर्मा किसी और को उतारा तो मैं पार्टी से निकल जाऊंगा, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया और ये है अब चुनावी मैदान में कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प जंग, मोदी बनाम ये 3-4 उम्मीदवार। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पर्चा वडोदरा से भरा, लेकिन उनकी नजरों में वडोदरा के साथ वाराणसी भी है। वी से वडोदरा, वी से वाराणसी और वी से विक्ट्री की कामना। जब वडोदरा में मोदी समर्थक अपनी ताकत दिखा रहे थे, तो वाराणसी में भी मोदी के नाम पर लामबंदी होने लगी थी। वडोदरा से बहुत बेहतर होगा, मौसम होगा, यहाँ का अलग माहौल है। जिसको चुन लिया जाता है, मन से चुन लिया, चाहे आए चाहे नहीं, मोदी आए चाहे ना आए। तो मुकाबला देखिए, मोदी एक तरफा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वाराणसी पूर्वांचल का दिल है तो हिंदुत्व की कर्म भूमि भी। कमंडल के दौर में वाराणसी हमेशा से बीजेपी के लिए मुफीद रही है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव जीता था। जोशी तो इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मोदी ने अपनी चाहतों का अंगद पांव जमा दिया तो बेचारे जोशी जी को कानपुर जाना पड़ा। अब मोदी का नाम और उनके नाम से बनती बीजेपी की नई पहचान का असर बनारस में दिखने लगा है। हम लोग को जात पात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। केवल लोकल स्तर पर सोच के कुछ नहीं होगा। मोदी जी को इससे फायदा ही होगा, मोदी जी को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा बनारस बिल्कुल मोदीमय हो गया है। बीजेपी तो मोदी की जीत को 16 आने सच मानकर चल रही है, लेकिन विरोधी दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। समाजवादी पार्टी ने कैलाश चौरसिया को उतारा है, तो बीएसपी ने विजय प्रकाश जायसवाल को। आपकी तरफ से तो खुद अरविंद केजरीवाल ही लड़ाई में कूद गए। सबसे बड़ा सवाल था कि कांग्रेस क्या करेगी, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी से समाजवादी पार्टी और निर्दलीय होते हुए अपनी पार्टी में आए अजय राय को टिकट थमा दिया। बीजेपी में रह चुका है, इसीलिए तो उनका सारा नट बोल्ट मुझे मालूम है कि कौन सा नट बोल्ट ढीला कर देना है और कौन सा गियर बक्सा उनका फेल कर देना है, मुझे मालूम है। वो वोट नहीं ले पाएंगे, वो सारी रणनीति उनकी ध्वस्त कर दूंगा। मेरी रणनीति केवल एक है कि जनता की सेवा करना और जनता के बीच में बने रहना। वाराणसी में भी मोदी का कट्टरवादी अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सवाल ये भी उठ रहा है कि मुस्लिम मतदाता क्या करेंगे। बीजेपी तो ऐसा समा बांध रही है मानो मुस्लिम वोट भी मोदी के नाम पर ही गिरेगा, लेकिन इस सियासी फिजा का सच तो 12 मई को ईवीएम में कैद होगा। इस बीच स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी बनारस में उठने लगा है। बनारस का चुनाव ये बाहरी वर्सेस ये घरेलू का लड़ाई नहीं है, ये विकास के नाम पर ये लड़ाई, ये देश का लड़ाई है। इस बनारस की जनता इस बात को भली भांति जानते हैं। मोदी गुजरात में है, वडोदरा में है, कहाँ है, तो बनारस का जो रहेगा उसी को बनाएगा। वो अजय राय यहाँ का पैदाइश है, यही जगह का वो है। वाराणसी संसदीय सीट के लिए 17 से 24 अप्रैल के बीच पर्चा भरा जाना है। खबर आ रही है कि मोदी शायद 17 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करें। वडोदरा के बाद वाराणसी का किला बीजेपी ने मोदी के नाम छोड़ दिया है। अब फतह करने की चुनौती मोदी के सामने है। आमिर हक, वाराणसी, आज तक। सब खुश हैं, सब नारे लगा रहे हैं, सबने अपनी अपनी चाल चल दी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि बनारस कौन सी चाल चलेगा। जी हाँ, बनारस के बारे में कहा जाता है कि शीर्ष पर भी पहुंचाता है और फिर धूल में मिलाने में भी उसे वक्त नहीं लगता है। उसके अपने सरोकार है, अपनी एक रफ्तार है, एक अलसाई हुई उसका एक तरीका है जीने का, और इसी बीच उसे खोजना है वो शख्स भी जो उसकी सहूलियत के लिए, उसके फायदे के लिए या बनारस के लिए कुछ कर दिखाए। यही अब बनारस की जंग है और बनारस के लोगों की भी। जो गंगा को नहीं जानता वो काशी को भी नहीं जान सकता, और वो ये भी नहीं जान सकता कि वरुणा और अस्सी नदी के बीच बसा वाराणसी क्यों गंगा के घाटों पर अपनी सियासी तकदीर भी लिखता है। जिसे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर भी भांप नहीं पाते, उसे वाराणसी भांप लेता है।
तभी तो यहाँ जीत उसी की होती है जिसके लिए देश भर में माहौल होता है। नेता कोई भी हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो, सबकी समस्या हल करने वाला हो, और खास करके जो गरीब है तो थोड़ा सा गरीबों की तरफ भी ध्यान दे। आजादी के बाद जब तक नेहरू का दौर चला, यहाँ कांग्रेस जीतती रही, लेकिन देश की हवा बदली तो वाराणसी ने भी अपना मिजाज बदल लिया। 1977 में जनता लहर चली तो भारतीय लोक दल के चंद्रशेखर जीते। 1980 में इंदिरा की वापसी की घड़ी आई तो कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी जीते। 1984 में राजीव गांधी की लहर चली तो कांग्रेस के ही श्यामलाल यादव जीते। लेकिन जब 1989 में वीपी लहर चली तो जनता दल के अनिल शास्त्री यहां से जीते। लेकिन 1.5 साल बाद जब कमंडल के दौर में बीजेपी का दौर चला तो वाराणसी सीट बीजेपी के शीश चंद्र दीक्षित की हो गई। इसके बाद तो 1996, 98 और 99 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ही जीते। लेकिन 2004 में एनडीए की बत्ती गुल हुई तो यहां से कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने बाजी मार ली। बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर है, वो खुद जीतेंगे तो आसपास की सीटें भी जिता देंगे। लेकिन यहाँ की आबादी का समीकरण बताता है कि कागज पर जोड़ा गया वोट का हिसाब बेहद आसान नहीं होता। वाराणसी में दलितों की संख्या 17% है, मुसलमानों और ब्राह्मणों की संख्या करीब 15%, यादवों की संख्या 10%, जबकि बाकी जातियों की संख्या करीब 43% है। इसीलिए मंडल का असर और कमंडल की माया साथ साथ दिखती है। लेकिन जो नहीं दिखता वो है वोटरों का बनता बिगड़ता समीकरण, क्योंकि काशी तो अपनी ही लहरों पर दौड़ती है। वो परंपरा की पीठ पर चढ़कर आधुनिकता की तस्वीर बनाती है। आज तक ब्यूरो। चुनावी मतदान के दिन खबरों का पीछा करते करते हम इधर उधर भागते रहे, लेकिन आज संसद के लिए अगर सबसे बड़े हीरो कोई है तो वो चेहरे अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। जी हाँ, कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे भारत की वो जनता जिनकी वजह से आज ये बम्पर मतदान के आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल हमने आज तक के तमाम व्यूअर्स से, तमाम दर्शकों से कहा था कि आप वोट के साथ, यानी जो आप स्याही का निशान आपकी उंगली पर लग रहा है, उसके साथ अपनी फोटो देखिए। और ये देखिए, ये है वो तमाम सेल्फीज जो आज लोगों ने खींची अपने से, अपने कैमरे से और भेजी है आज तक को। तो अगर आपका चेहरा भी इसमें बिखरा हुआ है कहीं तो उसे पहचान लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की जीत का जश्न का ये सबसे बड़ा दिन और उसके सबसे बड़े हीरो हर उम्र के लोग, बुजुर्ग से लेकर युवा से लेकर महिलाएं, तमाम लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और यही शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होती है जिसका जश्न हम आज यहाँ पर मना रहे हैं। इससे बड़ा जश्न नहीं मनाया जा सकता है लोकतंत्र का। हम आपको वो तमाम चेहरे दिखा रहे हैं, ये सेल्फीज हैं जो लोगों ने खुद खींची हैं अपने वोट के साथ, जो उनके स्याह का निशान उनकी उंगली पर था और तब उन्होंने भेजा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो बम्पर मतदान हुआ है उसके पीछे जो जोश रहा है, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, हर कोई जो वोटिंग एज का है वो आज पहुंचा था अपना वोट डालने के लिए। और शायद इसीलिए कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र की आज सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है। 28% जहां पर वोटिंग हुई थी गाजियाबाद जैसे शहरों में, वहां 63-65% के आसपास वोटिंग हुई है। 74% के आसपास चंडीगढ़ में। अभी और भी कई फेज है, तो उन शहरों के लोग जहां पर अभी वोटिंग होनी बाकी है, देख लीजिए, आप भी हिस्सा बन सकते हैं। अपने शहर में जरूर मतदान के लिए जाइएगा और उस दिन अपने सेल्फीज इसी तरह से खींचकर भेजिएगा आज तक पर। तो इसी लोकतंत्र के जश्न के साथ इस बुलेटिन में हम आपको कहते हैं अलविदा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।